हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी यूपी बोर्ड का एक और मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और उसके बारे में बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे और उस मॉडल पेपर को तैयार करके यूपी बोर्ड के स्टूडेंट बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न, और वो है आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस, ग्रेगर जॉन मेंडल, एविन वॉन शेरमैक। तो इसका सही उत्तर है कि आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं बहुविकल्पी प्रश्न नंबर ख, जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है। राष्ट्रीय उद्यान मीन्स नेशनल पार्क, जिसका ऑप्शन दिया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसका सही उत्तर है थर्ड, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी और इसका पूरा नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए अब जानते हैं बहुविकल्पी प्रश्न नंबर ग। प्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सेकंड, जिसका ऑप्शन है अपरा या कोरियन, यानी ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से अपरा या कोरियन जोड़ने का काम करती है। तो इसका उत्तर है सेकंड। तो चलिए अब जानते हैं बहुविकल्पी प्रश्न नंबर ग, और जो है बीटी कपास है। ऑप्शन है एक क्लोनित पादप, एक पारजीनी पादप, एक संकर पादप, एक उत्परिवर्तित पादप। तो बीटी कपास एक पारजीनी पादप है। तो इसका सही उत्तर है सेकंड, पारजीनी पादप। तो चलिए अब बहुविकल्पी प्रश्न के बाद आते हैं दूसरे प्रश्न के क के ऊपर। दूसरा का क का प्रश्न है डीएनए का रासायनिक चाकू क्या है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जिसको इंग्लिश में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। डीएनए का रासायनिक चाकू प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को कहा जाता है क्योंकि यह एंजाइम डीएनए को इच्छानुसार खंडों में काट सकता है। अर्थात इस एंजाइम की मदद से हमें डीएनए को जहाँ से काटना होता है, इस एंजाइम की मदद से हम उसको काट सकते हैं। अतः डीएनए का रासायनिक चाकू हम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को कहते हैं और बायोटेक्नोलॉजी में इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। चलिए अब जानते हैं दूसरे के ख का प्रश्न, और वो है अनिषेक जनन की परिभाषा लिखिए। एक उदाहरण दीजिए। चलिए जानते हैं इसका उत्तर। अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। दोस्तों यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात यदि बिना निषेचन प्रक्रिया के ही कोई भी अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी भी फूल में बिना निषेचन के ही उस फूल का अंडाशय यदि फल में परिवर्तित हो जाता है तो बस इसी प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में निषेचन नहीं होता है और बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल बन जाता है। दोस्तों अनिषेक जनन का बेस्ट एग्जाम्पल है सेब। सेब एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सेब के फूल में जो अंडाशय होता है वह बिना निषेचन प्रक्रिया के ही उस अंडाशय का परिवर्तन फल में हो जाता है। इसीलिए सेब को आभासी फल या कूट फल भी कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं दूसरा का ग, और वो क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम क्या है, टिप्पणी लिखिए। तो चलिए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं। दोस्तों डाउन सिंड्रोम एक ऐसा आनुवंशिकी रोग है
यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है, जिसमें उस बच्चे में 21वें गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता यानी ट्राइसोमी के कारण यह रोग हो जाता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाती है। इस रोग का सबसे पहले वर्णन लैंगडॉन डाउन नामक वैज्ञानिक ने सन 1866 में किया था, तो इसलिए लैंगडॉन डाउन के नाम पर ही इस विकार का नाम डाउन सिंड्रोम रख दिया गया है। चलिए इस आनुवंशिकी विकार को एक बार और ध्यान से समझते हैं। दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं ये किसी मनुष्य के सभी गुणसूत्रों को दिखाया गया है। मनुष्यों में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जब डाउन सिंड्रोम होता है तो उसमें 21वें जोड़े का जो गुणसूत्र होता है उसमें 2 गुणसूत्र न होकर के 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी 1 गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिस कारण से उस व्यक्ति में 46 गुणसूत्र से बढ़कर टोटल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। और इसी बीमारी को या इसी आनुवंशिकी विकार को ही डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। और यह एक प्रकार का एकाधी सूत्रता यानी ट्राइसोमी का रोग होता है। ट्राइसोमी का मतलब होता है कि गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाना, यानी एकाधी सूत्रता, एक गुणसूत्र की संख्या के बढ़ जाने को ही एकाधी सूत्रता या ट्राइसोमी कहते हैं, और इस वजह से डाउन सिंड्रोम हो जाता है। चलिए जानते हैं कि यदि डाउन सिंड्रोम हो जाए तो उसके क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, इन व्यक्तियों का चेहरा मंगोलों के समान होने के कारण इसे मंगोलियन जड़ बुद्धिता या मंगोलियन इडियोसिस कहते हैं। इन व्यक्तियों का माथा चौड़ा, गर्दन छोटी व चौड़ी, अंगुलियां छोटी व ठूंठ के समान, हथेली में एक सीमियन रेखा तथा पैरों में पहली व दूसरी उंगलियों के बीच विदर नहीं होता है। चेहरा चांद के समान तथा नेत्र एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर स्थित होते हैं। नाक चपटी, कान छोटे व गोल, मुंह खुला, निचला होठ बाहर को उभरा हुआ तथा जीभ मोटी व बाहर निकली होती है। इन व्यक्तियों की बुद्धि मंद व मस्तिष्क अल्प विकसित होता है। इनका आईक्यू लेवल 25 से 70 के बीच होता है। इनमें हर्निया, डायबिटीज, ल्यूकेमिया आदि रोगों की होने की अधिक संभावना होती है। तो यदि किसी व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हो जाए तो इनमें ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं, और ये सारे रोग केवल एक गुणसूत्र 21वें जोड़े में एक गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2घ, जो क्वेश्चन दिया है इंटरफेरॉन तथा प्रियॉन्स क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इंटरफेरॉन क्या होता है। दोस्तों, इंटरफेरॉन एक विषाणु प्रोटीन अणु होता है। जब कोशिकाएं वायरस से संक्रमित हो जाती हैं तो इस प्रकार के प्रोटीन्स को मुक्त करती हैं जो विषाणु के संक्रमण को रोकती हैं। यह प्रोटीन्स स्वस्थ असंक्रमित कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से बचाती है। इंटरफेरॉन का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी सेल हमारी किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है तो वो सेल या उसके अगल बगल की जो असंक्रमित यानी नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उनमें से एक केमिकल रिलीज होता है, इसे ही इंटरफेरॉन कहते हैं। और यह इंटरफेरॉन उन वायरस से लड़ने का काम करता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम ये इंटरफेरॉन करते हैं। चलिए इंटरफेरॉन के बाद जानते हैं प्रियॉन्स क्या होते हैं। दोस्तों, ये संक्रमित प्रोटीन हैं। इन पर उच्च ताप व विकिरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह रोग उत्पन्न करते हैं, यानी कोई भी प्रोटीन का ऐसा भाग जो इन्फेक्शन करने में हेल्पफुल होता है, यानी किसी जीव में इन्फेक्शन करने का काम करता है, तो उस प्रोटीन को ही प्रियॉन्स कहा जाता है। इस प्रियॉन पर किसी भी हाई टेम्परेचर या रेडिएशन का प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये प्रोटीन का हिस्सा किसी भी जीव को इन्फेक्शन कर सकता है या उसमें रोग उत्पन्न कर सकता है। तो किसी भी संक्रमित प्रोटीन को जो जिसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसे ही प्रियॉन्स कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं अगला क्वेश्चन जो है 2 का अंग, मानव के लिए लाभदायक 2 कीटों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। दोस्तों, वैसे तो मानव के लिए बहुत सारे कीट लाभदायक होते हैं, लेकिन 2 लाभदायक कीटों के नाम कुछ ऐसे हैं, जिसमें से पहला है रेशम कीट और दूसरा है मधुमक्खी या हनीबी।
रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम है बॉम्बिक्स मोराई। इसी तरह से हनी बी या मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका। रेशम कीट और मधुमक्खी ये दोनों मनुष्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं और इनसे बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं जो मनुष्यों के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि रेशम कीट यानी सिल्क वॉर्म और हनी बी से मनुष्य को क्या क्या लाभ पहुंचता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं मधुमक्खी के बारे में। दोस्तों, मधुमक्खी मनुष्यों के लिए इतनी लाभदायक होती है कि मधुमक्खियों से मनुष्यों को शहद प्राप्त होता है। उसके अलावा उसका जो छत्ता होता है वो मोम का बना होता है और उस मोम से बहुत सारे उत्पाद जैसे मोमबत्ती या और भी तरह के उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मधुमक्खी के डंक में जो विष होता है उस विष का प्रयोग मनुष्य विभिन्न प्रकार के औषधियों या दवाइयों बनाने में करता है। इसके अलावा और भी मनुष्यों को ये हेल्प करती है, जैसे मधुमक्खी फूलों का परागण करने में हेल्प करती है जिससे फूल से फल बन पाता है और पुष्पों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो पाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो मनुष्यों के लिए ये हनी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इस मधुमक्खी की हेल्प से मनुष्यों को शहद, उसके अलावा मोम, उसके अलावा दवाइयाँ तो प्राप्त होती ही हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि ये फूलों में या पौधों में परागण यानी पॉलिनेशन की प्रक्रिया कराने में हेल्प करता है। तो इस तरह से हनी भी मनुष्यों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये एक इंसेक्ट या कीट है। इसके अलावा जो दूसरा इंसेक्ट है वो है सिल्क वॉर्म, जिसको रेशम का कीट भी कहा जाता है। दोस्तों, रेशम के कीट में से जब अंडे निकलते हैं तो उस अंडों से कैटरपिलर लार्वा निकलते हैं और ये लार्वा बहुत सारे पत्तों को खा करके अपने चारों तरफ कोकून का फॉर्मेशन करने लगते हैं और उस कोकून के अंदर ही ये लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो कोकून होते हैं, इस कोकून का मनुष्य रेशम के धागों को प्राप्त करने में करता है। दोस्तों, इस रेशम कीट से जो कोकून प्राप्त होता है उस कोकून को मनुष्य इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद से उनको पानी में बॉयल करके उनके अंदर के जो लार्वा या प्यूपा होते हैं उनको मारने के बाद उस कोकून को मशीनों की हेल्प से बहुत सारे लंबे लंबे रेशम के धागे बनाता है और ये रेशम के धागे मनुष्यों को बहुत सारे वस्त्र, बहुत सारे कपड़े या और भी तरह के उत्पाद बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे इस चित्र में ये उस रेशम कीट के कोकून को दिखाया गया है। इसी कोकून की मदद से मनुष्य रेशम के धागे को प्राप्त करता है और रेशम के धागे से बहुत सारे कपड़े या पहनने वाले वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो रेशम कीट मधुमक्खी की तरह से भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है जो मनुष्यों को लाभ पहुंचाने का काम करता है। चलिए अब दूसरे प्रश्न के बाद आते हैं तीसरे के क पर, और ये प्रश्न है कि प्रभाविता एवं अप्रभाविता में विभेद कीजिए, यानी प्रभाविता और अप्रभाविता में क्या अंतर है ये बताना है। तो चलिए जानते हैं कि प्रभाविता व अप्रभाविता में क्या अंतर है। दोस्तों, प्रत्येक जीव के लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं। ये लक्षण किसी विशेष जीन के जोड़े से निर्देशित होते हैं। इस जोड़े का एक जीन माता से और दूसरा जीन पिता से प्राप्त होता है। एक जोड़ी परस्पर विरोधी जीनों में से एक जीन दूसरे जीन के प्रदर्शन को रोक देता है। ऐसा जीन जो दूसरे के प्रदर्शन को रोककर स्वयं प्रदर्शित होता है प्रभावी कारक कहलाता है, जबकि दूसरा जीन जो प्रदर्शित नहीं होता है अप्रभावी कारक कहलाता है। यानी कोई भी ऐसा जीन जो प्रथम पीढ़ी में अपने प्रभाव को दिखा पाए, उस जीन को या उस लक्षण को ही प्रभाविता का लक्षण कहा जाता है। लेकिन ऐसा जीन जो अपने गुण को प्रदर्शित न कर पाए, तो ऐसे जीन को जो अपने जीन को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है उसको ही अप्रभाविता कहा जाता है। इस बात को समझने के लिए हमें मेंडल्स का प्रथम लॉ यानी मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझना पड़ेगा। मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया यानी एक संकर संकरण कराया, तो उन्होंने एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया। लंबा पौधा प्रभावी लक्षण होता है, जबकि बौना पौधा अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है। यानी टॉल यानी टी
एक लंबा का जो गुण है वो प्रभावी का गुण है और स्मॉल टी अप्रभावी का गुण है। जब इन दोनों पौधों में संकरण कराया गया तो ये देखा कि प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे गुण वाले पैदा होते हैं। तो क्योंकि लंबा गुण प्रभावी लक्षण था तो ये प्रथम पीढ़ी में अपने आप को दिखा पाता है, तो इसे ही प्रभाविता कहा जाता है। लेकिन प्रथम पीढ़ी में जब देखा गया तो बौना पौधा एक भी प्राप्त नहीं हुआ। तो इसलिए क्योंकि बौनापन वाला गुण प्रथम पीढ़ी में अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाया तो इसीलिए इसे अप्रभावी लक्षण कहा गया और इस प्रक्रिया या इस गुण को ही अप्रभाविता कहा गया। अर्थात जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और इसे ही प्रभाविता कहा जाता है। लेकिन जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं उसे अप्रभावी लक्षण या इस गुण को अप्रभाविता कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं प्रश्न नंबर 3 के ख का उत्तर। प्रश्न है कि क्या सुकेंद्र की कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं। सुकेंद्र की कोशिकाओं का मतलब होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यानी इस प्रश्न का ये मतलब हुआ कि क्या यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं या नहीं। तो चलिए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूकैरियोटिक जीवों में डीएनए मिथाइलेज एंजाइम्स की मदद से मिथाइलीकृत किया जाता है। यह प्रक्रम डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम से बचाता है। यह एंजाइम केवल प्रोकैरियोटिक जीवों की कोशिका में ही पाए जाते हैं एवं विषाणु को संक्रमण होने पर उसके डीएनए को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र की भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसी भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए में मिथाइलेज एंजाइम की मदद से डीएनए मिथाइलीकृत हो जाता है और इस वजह से ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रोकैरियोटिक सेल्स की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं प्रश्न नंबर 3 के ग का उत्तर। प्रश्न है कि वातावरण की वहन क्षमता का क्या अर्थ है। तो चलिए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए जानते हैं कि वातावरण की वहन क्षमता क्या होती है। दोस्तों वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीव की प्रजाति की उस अधिकतम संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस पारितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हों। अर्थात वहन क्षमता का अर्थ यह हुआ कि उस पारितंत्र में जितने भी प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं वह उन सभी जीवों को अनवरत प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराते रहें जो जीव उस पारितंत्र में निवास करते हैं। तो वातावरण की वहन क्षमता का अर्थ यह हुआ कि किसी भी पारितंत्र में उतने प्राकृतिक संसाधन मौजूद रहें कि वो सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन उसमें पाए जाने वाले सभी जीवों के लिए पर्याप्त पोषण प्राप्त कर सकें, प्रदान कर सकें और उस पारितंत्र में पाए जाने वाले किसी भी जीव को कोई भी परेशानी न हो। तो किसी भी वातावरण की वहन क्षमता का मतलब ये हुआ कि वो उस वातावरण में या उस पारितंत्र में जितने भी जीव मौजूद हैं उन सबको पर्याप्त मात्रा में सुख सुविधाएं या संसाधन उपलब्ध कराता रहे। जैसे किसी तालाब में जितने भी जीव उपस्थित हैं उन जीवों को अपना जीवन चलाने के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, यदि वो सारी की सारी आवश्यकता वो तालाब यदि पूरा कर देता है तो उसी को ही उस वातावरण यानी तालाब की वहन क्षमता कहा जाएगा, क्योंकि वो तालाब अपने अंदर आने वाले जितने भी जीव हैं उन सभी को पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध करा देता है। तो इसे ही वातावरण की वहन क्षमता कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं प्रश्न नंबर 3 के घ का उत्तर। प्रश्न है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। तो चलिए जानते हैं इसका उत्तर, लैंगिक जनन वर्सेस अलैंगिक जनन। दोस्तों लैंगिक जनन की विधि अलैंगिक जनन की विधि से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे आनुवंशिक विविधता विकसित होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में विकास एवं जाति की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है।
और लैंगिक जनन से बनी संतति आनुवंशिक एवं आकारिकी रूप से जनक के समान होते हैं, जबकि लैंगिक जनन द्वारा प्राप्त संतति में विविधता मिलती है। इसलिए लैंगिक जनन से बने जीवों में जीवित रहने के लिए अच्छे अवसर मिलते हैं, क्योंकि इनका आनुवंशिक पदार्थ दो जनकों से आता है और इसमें विविधता मिलती है। यह जाति के जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसमें लैंगिक जनन की विधि से जो भी संतानें उत्पन्न होती हैं उनमें दो जीवों का लक्षण जाता है, एक नर का और एक मादा का। तो इसलिए उसमें विविधता या आनुवंशिक रूप से अंतर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपने जनकों से बहुत सारे गुणों में अलग हो। लेकिन जब अलैंगिक जनन से कोई संतान पैदा होती है तो वो सेम टू सेम अपने जनक की तरह से ही होती है। चलिए अब जानते हैं प्रश्न नंबर 3 के अंग का उत्तर। प्रश्न है कि परागकोश की अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों, यह जो चित्र आपके सामने है यही परागकोश का एक चित्र है। इसमें सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस होती है। उस एपिडर्मिस के अंदर एंडोथीसियम होती है। एंडोथीसियम के अंदर 3 से 5 लेयर्स की मिडिल लेयर्स होती हैं। मिडिल लेयर के अंदर टैपेटम होता है और टैपेटम के अंदर 4 परागधानियाँ होती हैं। इसी परागधानियों में ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स टेट्राड्स के रूप में भरे होते हैं। पॉलन ग्रेन्स का मतलब होता है परागकण। तो परागकोश में जो परागधानियाँ होती हैं उनमें ढेर सारे परागकण भरे होते हैं। इसके अलावा इसमें बीच में कनेक्टिव और वेन्स दिखाए गए हैं। वेन का मतलब होता है कि इसमें संवहन ऊतक होते हैं जो जाइलम और फ्लोएम के रूप में होते हैं, और इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू इनको जोड़ने का काम करती हैं। तो इस तरह से परागकोश में कई सारी लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स के नाम कुछ इस प्रकार हैं। इसकी सबसे पहली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे की लेयर को एंडोथीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम के नीचे 4 से 5 लेयर्स की मिडिल लेयर्स होती हैं। उसके बाद टैपेटम होता है और टैपेटम के अंदर पोलन सैक या पोलन चैम्बर्स होते हैं, जिस पोलन चैम्बर के अंदर ढेर सारे पोलन ग्रैन या परागकण भरे होते हैं, और इन्हीं परागकणों में उस पेड़ के या उस पौधे के मेल गैमेट यानी नर युग्मक होते हैं। तो चलिए अब तीसरे प्रश्न के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 4 का क। और प्रश्न है कि प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्लाज्मिड क्या होता है। दोस्तों, प्लाज्मिड जीवाणु के अतिरिक्त डीएनए की एक स्वायत्त इकाइयाँ होती हैं जो मुख्य गुणसूत्रीय डीएनए से अलग स्वतंत्र रूप से विभाजित होने में सक्षम होते हैं। यह जीन अभियांत्रिकी में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला वाहक है। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्लाज्मिड वाहक PBr322 है। प्लाज्मिड में निम्न प्रमुख गुण पाए जाते हैं। इनमें स्वतंत्र रूप से प्रतिकीर्तिकरण की क्षमता भी होती है। ये स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। इन पर प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन्स स्थित होते हैं। ये पोषक गुणसूत्र से अलग रहकर ही द्विगुणन करते हैं। यानी प्लाज्मिड जीवाणु के अंदर जो उसका मेन डीएनए होता है, उस डीएनए के अलावा एक स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली एक इकाई होती है जो मुख्य गुणसूत्रीय डीएनए से अलग स्वतंत्र रूप से विभाजित होने में सक्षम होता है। तो उसी को ही प्लाज्मिड कहा जाता है और इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले चित्र के माध्यम से कि प्लाज्मिड क्या होता है। दोस्तों, यह चित्र एक बैक्टीरिया का है। इस बैक्टीरिया के अंदर रेड कलर में बैक्टीरियल डीएनए को दिखाया गया है, यानी बैक्टीरिया का जो मेन डीएनए होता है उसको दिखाया गया है। इस मेन डीएनए के अलावा सर्कुलर शेप के कुछ आपको नीले रंग के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं को ही प्लाज्मिड कहा जाता है। और ये प्लाज्मिड उसके मेन डीएनए के अलावा या अलग से होते हैं, और यही उस डीएनए का हिस्सा होता है जो सर्कुलर शेप का होता है, और ये मेन डीएनए से अलग होता है। इन्हीं को प्लाज्मिड कहा जाता है और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
तो दोस्तों प्लाज्मिड की बात, चलिए अब जानते हैं कि प्लाज्मिड वेक्टर क्या होते हैं। दोस्तों जिस डीएनए अणु में वांछित जीन को जोड़ते हैं उसे वाहक कहते हैं। वाहक में एक ही पहचान या क्लोनिंग स्थल होना चाहिए जहां प्रतिबंधन एंजाइम क्रिया कर सके तथा जिससे विजातीय डीएनए को जोड़ा जा सके। पुनर्योगज डीएनए तकनीक में निम्न वाहक उपयोग में लाए जाते हैं: प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, रेट्रोवायरस, कॉस्मिड, फेजमिड आदि। तो दोस्तों प्लाज्मिड वेक्टर किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी जीव का मेन डीएनए के अलावा वो सर्कुलर शेप का प्लाज्मिड जिसमें हम किसी दूसरे जीव के डीएनए को जोड़ सकें और उसको हम किसी और जीव में प्रवेश कराकर उसकी बहुत सारी कॉपी तैयार की जा सके, तो ऐसे प्लाज्मिड को ही प्लाज्मिड वेक्टर कहा जाता है। और प्लाज्मिड वेक्टर को ढेर सारे जीवों में देखा गया है, जैसे प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज, रेट्रोवायरस, कॉस्मिड और फेजमिड में। जैसे इस चित्र में देखिए, इसमें एक सर्कुलर शेप का प्लाज्मिड है, उसके एक छोटे से हिस्से को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से कट कर दिया गया है और किसी फॉरेन डीएनए को उसमें जोड़ दिया गया है। तो ये एक प्लाज्मिड वेक्टर की तरह से बिहेव करेगा, क्योंकि जब हम इस फॉरेन डीएनए वाले जुड़े हुए प्लाज्मिड को किसी और लिविंग बींग्स में एंटर कराएंगे तो इसकी ढेर सारी कॉपी तैयार हो सकती है और इसी से हम उस फॉरेन डीएनए को जो हमने एक जोड़ा है उसकी कई सारी कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो इसे ही प्लाज्मिड वेक्टर कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं प्रश्न नंबर 4 का ख। प्रश्न है कि बीटी फसलों पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए जानते हैं कि बीटी फसलें क्या होती हैं। तो चलिए जानते हैं बीटी फसलों के बारे में। दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये पौधे जातियाँ पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है जो बैसिलस थ्रुएंजिएंसिस या बीटी जीवाणु से निर्मित होता है। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक इशिवाटा ने सन 1902 में की थी। बीटी जीव विष का जीन जीवाणु से निकालकर पौधों में स्थानांतरित कर देते हैं। इससे पौधों यानी फसलों में प्रतिविष का निर्माण होने लगता है और कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार की फसलों को ही बीटी फसल कहते हैं, जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान आदि। दोस्तों बीटी फसलों का मतलब ये हुआ कि बीटी एक तरह का जीवाणु होता है जिसका नाम है बैसिलस थ्रुएंजिएंसिस। इस जीवाणु के क्राई प्रोटीन्स को निकालकर उसे बीटी फसलों में एंटर करा दिया जाता है और इससे उस फसल में एंटीविष या प्रतिविष बनने लगता है। जब कोई भी पीड़क यानी कोई भी कीड़ा उन फसलों को खाता है तो जब ये प्रतिविष उसके यानी कीड़े के अंदर पहुंचता है तो वो कीड़ा उन फसलों को खाने के बाद मर जाता है। तो इस तरह से उन कीड़ों को मारने के लिए हमें किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो फसल अपने आप खुद ही उन कीटों से लड़ने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इन फसलों को खाने के बाद वो कीड़े अपने आप मर जाते हैं। तो ऐसी फसलों को जिनमें बीटी नाम का एंटीविष एंटर करा दिया जाता है उन्हीं फसलों को बीटी फसलें कहा जाता है। आजकल बहुत सारी बीटी फसलें उगाई जा रही हैं, जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान आदि। चलिए अब जानते हैं प्रश्न नंबर 4 का ग। प्रश्न है की स्टोन जातियाँ क्या हैं? की स्टोन जातियों पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए जानते हैं की स्टोन जातियाँ या की स्टोन स्पीसीज के बारे में। दोस्तों वह प्रजाति या प्रजातियों का समूह जिसका समुदाय या पारिस्थितिकी पर प्रभाव मात्र उनकी अत्यधिक संख्या के कारण ही नहीं बल्कि आशा से कहीं अधिक उनके कार्यों से अभिव्यक्त होता है, उसे की स्टोन प्रजाति कहा जाता है। की स्टोन प्रजातियाँ सूक्ष्म जलवायु, मृदा की रचना तथा मृदा रसायन एवं खनिजों के स्तर को भी परिवर्तित और प्रभावित करने में सक्षम होती हैं। यह प्रजातियाँ अपनी परस्पर क्रियाओं से समुदाय की संरचना और जैविक घटकों को परिवर्तित करती हैं तथा वातावरण में स्थिरता लाती हैं। जैसे विशाल वृक्ष तथा उसकी सभी शाखाएं अपने आसपास के भौतिक पर्यावरण को
प्रभावित करके एक सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र निर्मित करते हैं। तो कीस्टोन जातियाँ ऐसी जातियाँ होती हैं जिनकी केवल संख्या से ही उस परिस्थिति या पारितंत्र पर प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि उनकी संख्या के अलावा भी और भी कई सारे काम उस पारितंत्र के लिए वो करने का काम करती हैं। जैसे किसी पारितंत्र में पाए जाने वाले पेड़, केवल पेड़ों की संख्या गिनने मात्र से ही उस पारितंत्र का काम नहीं चल पाता है। पारितंत्र में पाए जाने वाले पेड़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उस पूरे पारितंत्र के लिए वो भोजन का निर्माण करते हैं। उसके अलावा उस सारे पारितंत्र में पाए जाने वाले जीवों को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। तो इसलिए यदि पौधे उस पारितंत्र में न रहें तो वो पूरा पारितंत्र ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पौधे एक कीस्टोन प्रजातियां हैं। चलिए अब जानते हैं प्रश्न नंबर 4 के घ का उत्तर। प्रश्न है कि जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग का वर्णन कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी का चिकित्सीय उपयोग जानते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का सर्वाधिक योगदान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में है। इसमें रोग की रोकथाम, रोग निदान, रोग नियंत्रण, चिकित्सीय कारक, जेनेटिक रोगों का सुधार तथा जनन नियंत्रण आते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन निम्न है। दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग में हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन या टीकों का उत्पादन कर पा रहे हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम जीन चिकित्सा कर पा रहे हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में ही हम रोगों का आणविक निदान कर पा रहे हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम बहुत सारे औषधियों का उत्पादन कर पा रहे हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प लेकर इंटरफेरॉन का संश्लेषण किया जा रहा है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प लेकर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का उत्पादन किया जा रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में या चिकित्सीय उपयोग में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इससे बहुत सारी औषधियों का, बहुत सारे टीकों का और बहुत सारे रोगों के बारे में पता चल रहा है। टीकों का उत्पादन हो रहा है, औषधियों का निर्माण हो रहा है। चलिए अब जानते हैं प्रश्न नंबर 5 का क। और प्रश्न है कि डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो चलिए जानते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापी के बारे में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग या आनुवंशिकी फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के डीएनए के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। इसे सर्वप्रथम सन 1984 में एलेक्स जेफरी ने बताया था। डीएनए का 99.9% भाग सभी प्राणियों में समान तथा 0.1% भाग सभी प्राणियों में अलग अलग होता है, परंतु एक युग्मनज जुड़वा बच्चों में डीएनए पूर्ण रूप से समान होता है। इस तकनीक में कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, जिन्हें पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। इन्हीं की उपस्थिति के कारण दो व्यक्तियों के डीएनए में तुलना की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए रुधिर, लाल रक्त कणिकाएं, बाल या किसी भी जीव तरल से या पदार्थ से डीएनए लेते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी भी व्यक्ति के ब्लड सैंपल, लार के सैंपल, नाखून या बाल के सैंपल के द्वारा हम उस व्यक्ति की उसके डीएनए को मिलाकर पहचान कर सकते हैं। तो इसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापी कहा जाता है। जैसे इस चित्र में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस को दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले डीएनए सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से छोटे छोटे पार्ट्स में कट किया जा रहा है। उसके बाद से इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस से उन लंबे डीएनए के फ्रैगमेंट्स को और छोटे डीएनए के फ्रैगमेंट्स को अलग किया जाता है। उसके बाद से उसको एक मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर इनक्यूबेशन प्रोसेस से उनको रखा जाता है और फिर एक्सरे मशीन से उस डीएनए में अलग अलग पार्ट्स जो भी दिखाई देते हैं उसको डिटेक्ट किया जाता है और मिलाया जाता है कि उस अमुक व्यक्ति से इसका डीएनए सैंपल मैच कर रहा है या नहीं। तो इसी टेक्निक को ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक कहा जाता है, क्योंकि इस टेक्निक की मदद से
उस व्यक्ति के किसी भी ब्लड या किसी भी पार्ट के सैंपल को उस व्यक्ति से मिलाकर बता दिया जाता है कि ये डीएनए सैंपल उस व्यक्ति का है या नहीं। चलिए अब प्रश्न नंबर 5 के क के बाद आते हैं 5 का ख, और प्रश्न है एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों यह चित्र एक बीजांड का चित्र है। इसमें सबसे ऊपर का भाग चलाजा है। चलाजा उसका एक बीजांड का मुख्य भाग होता है। इस चलाजा के नीचे वाले भाग को न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस भी इस बीजांड का एक मुख्य भाग है और इस पूरे बीजांड की संरचना को बनाने में उसका न्यूक्लियस हेल्प करता है। इस न्यूक्लियस से निकलने वाले बहुत सारे लेयर्स उसके दोनों तरफ होते हैं। इन न्यूक्लियस से निकले वाले लेयर्स को इंटेगुमेंट्स या अध्यावरण कहा जाता है। ये इंटेगुमेंट्स जो एम्ब्रियो सैक उसके अंदर होता है उसको दोनों तरफ से कवर करने का काम करता है। तो इस तरह से इंटेगुमेंट अध्यावरणीय परतों का काम करता है और उस बीजांड को चारों ओर से घेरता है। उसके अलावा उसके बीच में एक गोल सा फिगर होता है जिसे एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश कहा जाता है और इसी में उस बीजांड का फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा उसमें एक छोटा सा होल होता है जिसमें से पराग नलिका एंटर करने का काम करती है और इसे ही माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहा जाता है। इस माइक्रोपाइल के नीचे एक छोटा सा भाग होता है जिसे हाइलम कहते हैं। ये हाइलम उस पूरे के पूरे बीजांड को उस फ्यूनिकल से जोड़ने का काम करता है। तो यानी बीजांड वृंत से जब बीजांड जुड़ता है तो उस जगह को हाइलम कहते हैं और ये सबसे नीचे वाला पार्ट फ्यूनिकल कहलाता है जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। इसी बीजांड वृंत से पूरा बीजांड उससे कनेक्ट होता है। उसके अलावा उस बीजांड वृंत के अंदर बहुत सारे वैस्कुलर टिश्यूज होती हैं जिससे कि उसके अंदर फूड और भी तमाम तरह की चीज़ें पहुंच सकें, उनको वैस्कुलर बंडल कहते हैं और ये जाइलम और फ्लोएम के रूप में होती हैं। तो इस तरह से पूरे बीजांड में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें चैलाजा, न्यूक्लियस, इंटेगुमेंट, एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइल, हाइलम और फ्यूनिकल होते हैं। चलिए अब जानते हैं प्रश्न नंबर 5 के ग का उत्तर। प्रश्न है कि रुधिर वर्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए जानते हैं रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप के बारे में। दोस्तों मनुष्यों में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं जिसके नाम है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। दोस्तों ए ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होता है वो ए एंटीजन होता है लेकिन एंटीबॉडी बी होती है। इसी तरह से बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन होता है लेकिन एंटीबॉडी ए होती है। इसी तरह से ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। इसी तरह से ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाई जाती हैं। तो इस तरह से मनुष्यों में कुल 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ होता है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर भी होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जिस व्यक्ति में RH पॉजिटिव होता है और उसका ब्लड ग्रुप ए हो तो उसे ए पॉजिटिव, यदि उसका RH फैक्टर नेगेटिव हो और उसका ब्लड ग्रुप ए हो तो उसे ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहा जाता है। इसी तरह से बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, यानी कुल 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप मेनली जीवों में या मनुष्यों में दिखाई देते हैं। तो चलिए ब्लड ग्रुप के बाद आप जानते हैं कि यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए या किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड चढ़ा जाए तो उसे कैसे चढ़ाया जाता है। दोस्तों पहली वाली लाइन डोनर की लाइन है और दूसरी लाइन रेसिपिएंट यानी ग्राही की लाइन है। ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी ओ ब्लड ग्रुप बाकी चारों ब्लड ग्रुप वालों को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी ओ को भी दे सकता है, ओ ए को भी दे सकता है, ओ बी को भी दे सकता है और ओ ब्लड ग्रुप ए बी वाले को भी दे सकता है। इसी तरह से ए ब्लड ग्रुप वाला केवल ए ब्लड ग्रुप को ही दे सकता है और ए बी को दे सकता है। इसी तरह से बी ब्लड ग्रुप वाला बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप को दे सकता है और ए बी ब्लड ग्रुप वाला केवल ए बी को ही दे सकता है। तो इस तरह से ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है, यानी सबसे ब्लड ग्रुप या ब्लड ले सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी ये सभी व्यक्ति को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है।
चलिए अब जानते हैं प्रश्न नंबर 5 के घ का उत्तर, जो है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, लिंग गुणसूत्र की इसमें क्या भूमिका है। दोस्तों, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46 या 23 पेयर्स होते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है ऑटोसोम्स, जिनका नंबर 44 या 22 पेयर्स होता है। उसके अलावा दूसरे प्रकार के होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो कुल 2 या 1 पेयर होते हैं। मेल्स में सेक्स क्रोमोसोम X और Y होता है, जबकि फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम XX होता है। तो चलिए जानते हैं मनुष्यों में सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण कैसे होता है। दोस्तों, फादर में X और Y गुणसूत्र होते हैं, जबकि मदर में X और X गुणसूत्र होते हैं। जब फादर का X गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र से मिलता है तो लड़की, लेकिन जब फादर का X और माता का भी X मिलता है तो लड़की होता है। इसके अलावा जब फादर का Y क्रोमोसोम और मदर का X क्रोमोसोम मिलता है तो इससे लड़का पैदा होता है। और ठीक इसी तरह से यदि माता का X और उसके पिता का Y क्रोमोसोम मिलता है तो इससे भी लड़का पैदा होता है। तो इस तरह से पिता के क्रोमोसोम्स जो Y होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि होने वाली संतानें कैसी होंगी। यदि पिता का X क्रोमोसोम फीमेल से मिलता है तो लड़की, और पिता का यदि Y क्रोमोसोम महिला से मिलता है, महिला के X क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़का पैदा होता है। चलिए अब जानते हैं प्रश्न नंबर 6 के क का उत्तर। प्रश्न है कि डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार होता है जिसमें उस व्यक्ति के 21वें गुणसूत्र में एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिस कारण से उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 न होकर 47 हो जाती है। और इस डिजीज़ को, इस विकार को लैंगडॉन डाउन ने 1866 में डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। दोस्तों, इस व्यक्ति में जो उसका 21वें जोड़े के गुणसूत्र होते हैं, जो 2 होने चाहिए, उसमें एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो इसलिए उसके अंदर अब 46 गुणसूत्र नहीं रह जाते। 46 की जगह पे कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो इसे ही, जिसमें 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, इसे ही डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और डाउन सिंड्रोम व्यक्ति के अंदर कुछ ये लक्षण होते हैं कि उनका चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है, इनका माथा चौड़ा, गर्दन छोटी व चौड़ी, अंगुलियां छोटी व ठूंठ के समान होती हैं, और हथेली में एक सीमियन रेखा, पैरों में पहली और दूसरी अंगुलियों के बीच विदर होता है, चेहरा चांद के समान, इनकी आंखें एक दूसरे से काफ़ी दूर पर स्थित होती हैं, नाक चपटी, कान छोटे व गोल, मुंह खुला होता है, निचला होठ बाहर की तरफ उभरा होता है, जीभ मोटी व बाहर निकली होती हैं। इन व्यक्तियों की बुद्धि मंद व इनका दिमाग बहुत ही कम विकसित होता है। इनका IQ लेवल 25 से 70 के बीच होता है। इन रोगियों में हार्निया, डायबिटीज़ या ल्यूकेमिया होने की बहुत अधिक संभावना होती है। तो इसी डिजीज़ को डाउन सिंड्रोम कहते हैं और ये एक आनुवंशिकी वाला रोग है। चलिए अब जानते हैं प्रश्न नंबर 6 के ख का उत्तर। और प्रश्न है कि जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका क्या महत्व है। तो चलिए जानते हैं कि जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, जीवाणु या कवक आदि अपने जैविक क्रियाओं द्वारा मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करते हैं। यह जैव उर्वरक कहलाते हैं। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे राइजोबियम नॉस्टॉक नामक बैक्टीरिया। जैसे जैव उर्वरक निःशुल्क या सस्ते होते हैं। यह मृदा एवं जल को प्रदूषित नहीं करते हैं तथा हमारे स्वास्थ्य पर इनका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। रासायनिक उर्वरकों के अनियंत्रित तथा अत्यधिक प्रयोग से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं हमारे सम्मुख खड़े हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जैविक उर्वरकों का प्रचलन बढ़ा है। दोस्तों, जैव उर्वरक का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो सड़ने गलने लायक हो और हमारे मिट्टी में हो, उसे बैक्टीरिया या वायरस या कवक आसानी से सड़ा गला देते हैं। तो सड़ने के बाद वो पदार्थ जैव उर्वरक बन जाता है। जैसे यदि हम गोबर को मिट्टी में फेंक दें तो गोबर कुछ समय के बाद सड़ गल जाएगा और सड़ने के बाद वो जैव उर्वरक का निर्माण करेगा और उस जैव उर्वरक से पौधों को अच्छी प्रकार से पोषक तत्व प्राप्त होते रहते हैं। तो किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र
से बायो फर्टिलाइज़र बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रकार का न तो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं और न ही पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। चलिए अब जानते हैं प्रश्न नंबर 6 के ग का उत्तर। प्रश्न है कि चिकित्सीय गर्भ समापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए जानते हैं चिकित्सीय गर्भ समापन यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे MTP भी कहते हैं, के बारे में। MTP प्रक्रिया के अंतर्गत भ्रूणीय अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले गर्भपात करा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को सन 1971 में कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई है। यह प्रक्रिया गर्भ की प्रथम तिमाही या 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है। विकसित होते हुए भ्रूण में उल्ब भेदन जांच के उपरांत गुणसूत्र या असामान्यताओं की पुष्टि की जाती है। तत्पश्चात एक कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ की देखरेख में दवाइयों के उपयोग द्वारा गर्भ समापन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ या शिशु में जन्मजात रोग आदि दशाओं में गर्भ समापन करना होता है। यानी MTP एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें यदि कोई औरत प्रेग्नेंट हो गई है और वो इस बच्चे को नहीं रखना चाह रही है, तो किसी कुशल डॉक्टर की देखरेख में उस बच्चे की पहले जांच होती है कि वो बच्चा सही है या उसमें कोई विकार है। यदि उस बच्चे में कोई विकार है तो उसको एबॉर्ट कर दिया जाता है, यानी उसका एबॉर्शन कर दिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को ही MTP या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। और इस MTP को आज कानूनी मान्यता मिल चुकी है और कानूनी आज्ञा के अनुसार कोई भी महिला उस समय के अंदर उस बच्चे को एबॉर्ट या उस बच्चे का एबॉर्शन आसानी से करा सकती है। चलिए अब जानते हैं प्रश्न नंबर 6 के घ का उत्तर। प्रश्न है कि प्रतिरक्षा क्या है, सक्रिय तथा असक्रिय प्रतिरक्षा का अंतर समझाइए। चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी क्या होती है। हम सभी के शरीर पर वातावरण में उपस्थित अनेक प्रकार के विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी, प्रोटोजोआ तथा अन्य परजीवी जंतुओं का आक्रमण होता रहता है। इसके अतिरिक्त सांस द्वारा, हवा के साथ और भोजन और पानी के साथ भी यह हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। पर्यावरण से अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ भी शरीर में पहुँचते हैं। यह सभी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इन संक्रमण से बचने के लिए शरीर में अनेक रक्षात्मक साधनों का विकास हुआ है। यह सभी साधन हमारे शरीर का रक्षा तंत्र बनाते हैं। इनसे प्राप्त रोगों से लड़ने की जो हमारे अंदर शक्ति होती है उसे ही प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, जिसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। किसी परपोषी के शरीर में प्रतिजन यानी एंटीजन के पहुंचने पर प्रतिरक्षी पैदा होते हैं तो इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा या पैसिव इम्यूनिटी जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। यानी यदि कोई बैक्टीरिया, वायरस हमारे अंदर घुसे और उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाए तो इसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन जब पहले से बने बनाए एंटीबॉडी हमारे शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं तो इसे पैसिव इम्यूनिटी या निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं प्रश्न नंबर 7, द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। चलिए जानते हैं द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास कैसे होता है। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास को समझाया गया है। इसमें ए फिगर के बाद बी फिगर में आप देख रहे हैं कि एक कोशिका से डिवीजन के बाद 2 कोशिकाएं बन गई हैं, जिसमें ऊपर की तरफ है बेसल सेल और नीचे की तरफ है एपिकल सेल। इन सभी सेल्स में फिर डिवीजन होता है, जिससे एपिकल सेल में 3 सेल्ड स्टेज बन जाती है। उसके बाद से 4 सेल्ड स्टेज बनती है और धीरे धीरे उनमें डिवीजन होते होते ऊपर की तरफ सस्पेंसर बन जाता है और नीचे की तरफ ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन जाता है। फिर इसमें डिवीजन होता होता ऊपर की तरफ सस्पेंसर और नीचे हाइपोफिसिस और ऑक्टेट यानी 8 सेल्स आपस में ग्रुप बना लेते हैं तो उसको ऑक्टेंट बोलते हैं। इसके बाद से सस्पेंसर ऊपर की तरफ डिवीजन करता है और नीचे की तरफ हाइपोफाइसिस, हाइपोबेसल सेल्स और एपीबेसल सेल्स बनते हैं। उसके बाद से नीचे का जो हाइपोबेसल सेल्स होते हैं
वो धीरे धीरे हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लगता है और धीरे धीरे यंग एम्ब्रियो बन जाता है। और फाइनली जब एम्ब्रियो पूरी तरह से फॉर्म हो जाता है तो उसमें 2 कोटिलेडन्स बन जाते हैं, यानी 2 द्विबीजपत्र बन जाते हैं और नीचे की तरफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बन जाता है, फिर प्लूम्यूल और रेडिकल बन जाता है। अब ये भ्रूण पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जब ये भ्रूण ग्रो करता है तो इसके प्लूम्यूल वाले हिस्से से शाखाएं और पत्तियों का डेवलपमेंट होता है, लेकिन रेडिकल वाले हिस्से से जड़ का निर्माण होता है। यानी ये भ्रूण उस बीज में उपस्थित होता है और जब वो बीज जर्मिनेट करता है यानी अंकुरित होता है तो प्लूम्यूल से नई शाखाएं बनती हैं और रेडिकल से नई नई जड़ों का विकास होता है। चलिए अब जानते हैं प्रश्न नंबर 7 के अथवा का उत्तर। प्रश्न है कि अंड जनन क्या है? अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। दोस्तों, अंड जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मादा के अंडाशय में अंडाणुओं का यानी ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो मादा के अंडाशय में अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया को ही oogenesis या अंड जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले oogoनियम होती हैं जिसमें 2n गुणसूत्र यानी द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं। इसमें डिवीजन के बाद वो प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन करती है, ये भी 2n यानी द्विगुणित होती है। इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है जिससे एक सेकेंडरी oocyte बनती है और एक प्राइमरी पोलर बॉडी बनती है। और मियोसिस फर्स्ट के दौरान जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है उसमें क्रोमोजोम्स का नंबर हाफ हो जाता है यानी nn हो जाता है। फिर सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है जिससे 2 अलग अलग सेल्स बनती हैं जिसमें से एक छोटी और एक बड़ी होती है। इसी तरह से प्राइमरी पोलर बॉडी में 2 छोटी छोटी सेल्स बनती हैं। तो इन सारी तीनों छोटी सेल्स को सेकेंडरी पोलर बॉडी कहते हैं और जो बड़ी सेल होती है वो बाद में डेवलप करके ओवम का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से oogenesis प्रोसेस से oogoनियम फाइनली ओवम या अंडाणु का निर्माण करती है। तो इससे oogenesis प्रोसेस से जो द्विगुणित oogoनियम होती है उससे अगुणित अंडाणु या अंडे का निर्माण होता है। तो इसी प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं या अंड जनन कहते हैं और यह प्रक्रिया मादा के अंडाशय में संपन्न होती है। चलिए अब जानते हैं प्रश्न नंबर 8। पीढ़ी एकांतरण से आप क्या समझते हैं? नामांकित चित्रों की सहायता से आवृतबीजी पौधों के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। दोस्तों, पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है कि जब किसी भी जीव में बीजाणुद्भिद अवस्था के बाद युग्मकोद्भिद अवस्था और फिर युग्मकोद्भिद अवस्था के बाद बीजाणुद्भिद अवस्था बार बार आती रहती है तो इसी प्रक्रिया को पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। जैसे इस चित्र में लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स यानी पुष्पी पौधे की लाइफ साइकिल को दिखाया गया है। इसमें फूल में जो उसके मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होते हैं यानी एंथर और ओवरी होता है, उसमें अलग अलग डेवलपमेंट दिखाया गया है। उसके एंथर में मियोसिस से स्पोर और फिर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, उसके बाद से स्टिग्मा और उसमें से फिर पॉलन ट्यूब बनते हुए दिखाया गया है। लेकिन उसके ओवरी वाले में मियोसिस सेकंड से ओव्यूल को बनते हुए दिखाया गया है। जब पोलन ग्रेन्स और ये ओव्यूल आपस में मिलते हैं तो उससे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से फर्टिलाइज्ड एग हो जाता है या उससे एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में मिलते हैं तो उससे जाइगोट बनता है। उस जाइगोट के डेवलपमेंट से एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो डेवलप करके सीडलिंग या छोटे से पौधे में रूपांतरित होता है और उस छोटे से पौधे में जब बाद में वृद्धि होती है तो उसमें फिर फूल बनते हैं। तो इस तरह से उसकी युग्मकोद्भिद अवस्था के बाद फिर बीजाणुद्भिद अवस्था और बीजाणुद्भिद अवस्था के बाद उसकी युग्मकोद्भिद अवस्था बारी बारी से आती रहती है। इसे ही पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है और यह एंजियोस्पर्म्स प्लांट में दिखाई देता है। और भी बहुत सारे पौधों में ये दिखता है लेकिन एंजियोस्पर्म में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और यह लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म में दिखाई देता है। चलिए अब जानते हैं प्रश्न नंबर 8 का अथवा वाला प्रश्न जो है मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। शुक्राणु कहाँ तथा किन कोशिकाओं से बनते हैं? दोस्तों, यह चित्र मनुष्य के नर जनन तंत्र का चित्र है और मनुष्य के नर जनन तंत्र में 2
टेस्टिस या वृषण पाए जाते हैं। इसी वृषणों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इन वृषणों में जो स्पर्मेटोगोनिया नामक सेल्स होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन से ही स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो वृषण ही वो जगह होती है जहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण हो पाता है और यह मनुष्य के नर जनन तंत्र का एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंग होता है, क्योंकि इसी अंग के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है और उसके मेल के एंड्रोजन हार्मोन, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद से इस वृषण से निकली हुई 2 नलियाँ होती हैं। इन नलियों को शुक्र जनन नलिकाएं कहा जाता है, क्योंकि इस नलियों के माध्यम से ही शुक्राणु शुक्राशय तक पहुंचने का काम करते हैं। तो इसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। मनुष्य की दोनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दोनों तरफ मूत्राशय के बगल से जाकर जिस जगह मिलती हैं उस जगह को शुक्राशय कहा जाता है। दोस्तों, इस शुक्राशय के पास ही मनुष्य की और भी 2 ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो होती हैं काउपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये काउपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड भी यहीं पर आके मिलने का काम करती हैं। दोस्तों, शुक्राशय के बाद मनुष्य में एक मैथुन अंग भी पाया जाता है, जिसे शिश्न कहा जाता है। इस शिश्न में से एक पतली सी नली गई होती है। ये एक कॉमन रास्ता होता है जिससे मूत्र और शुक्राणु दोनों पास होते हैं। तो इसे यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग कहा जाता है, जो कि शिश्न के अंदर या पेनिस के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से यह मनुष्य का नर जनन तंत्र का फिगर है, जिसमें वृषण, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, काउपर्स ग्लैंड्स, पेनिस और यूरेथ्रा प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब जानते हैं इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम प्रश्न 9वां, और वो है कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता के संरक्षण की क्या क्या नीतियां अपनाई जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। दोस्तों, इस धरती पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इस धरती पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं उन सब को ही सम्मिलित रूप से जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी टर्म्स का सबसे पहले प्रयोग रोजेन नामक वैज्ञानिक ने किया था और उन्होंने ये बताया था कि इस पृथ्वी पर जितने भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु उपस्थित हैं उन्हें ही जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। दोस्तों, आज तक के अनुमान के हिसाब से अभी तक वैज्ञानिकों ने जैव विविधता का नंबर जो दिया है वो है 17 से 18 लाख। यानी इस धरती पर जितने भी जीव जंतु उपस्थित हैं आज तक 17 से 18 लाख जीवों की गणना की जा सकी है, या उसको 1.7 से 1.8 मिलियन कहा जाता है। यानी 1.7 से 1.8 मिलियन जीव जंतुओं की खोज इस धरती पर की जा सकी है और इसे ही जैव विविधता कहा जाता है। इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं या जीव जंतु उपस्थित हैं। 17 से 18 लाख जीवों में सबसे अधिक संख्या जंतुओं की है, जिसकी अकेले 10 से 11 लाख संख्या है, और बाकी के 6 से 7 लाख की संख्या में पौधे उपस्थित हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि जैव विविधता के संरक्षण की क्या नीतियाँ अपनाई गई हैं। दोस्तों, जैव विविधता के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारी नीतियाँ अपनाई गई हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेड डाटा बुक तैयार किया गया है। उसके अलावा IUCN नाम की संस्था बनी है और WWF नामक संस्थाएं बनी हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए नीतियाँ तैयार करती हैं। इसके अलावा नेशनल लेवल पर सोशल फॉरेस्ट्री की जाती है। उसके अलावा चिपको मूवमेंट से भी जैव विविधता के संरक्षण को बनाया जाता है। उसके अलावा जीवों को बचाने के लिए नेशनल पार्क्स, सैंक्चुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं। उसके अलावा उन जीव जंतुओं को कोई न मारे या पेड़ों को न काटे, उसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया गया। और इसके अलावा IBWL यानी इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ नाम की संस्था इंडिया में बनाई गई, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जीवों को बचाने के लिए बहुत सारी रणनीति और नीतियाँ तैयार करता है। चलिए अब अंत में जानते हैं प्रश्न नंबर 9 का अथवा का सबसे लास्ट प्रश्न, जो है वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA की रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए।
तथा इसकी आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मान्यता का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला होता है शुगर, और ये एक पेंटोज शुगर होता है जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसके अलावा उसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं जो 2 तरह के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन भी 2 तरह का होता है, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन भी 2 तरह का होता है, थायमिन और साइटोसिन। इसके अलावा तीसरा कंपोनेंट जो डीएनए में होता है उसको फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं। तो इस तरह से डीएनए 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। दोस्तों, डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को वॉटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था, जिसके लिए उनको 1962 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उन लोगों ने ये बताया था कि डीएनए 2 हेलिक्स से मिलकर बना होता है और उसके दोनों की दोनों हेलिक्स शुगर और फॉस्फेट से बने होते हैं और उसके बीच में नाइट्रोजन क्षार के बेस पेयर्स होते हैं। एक हेलिक्स का एडेनिन दूसरे हेलिक्स के थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है और एक हेलिक्स का गुआनिन दूसरे हेलिक्स के साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। और डीएनए की चौड़ाई लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम और 10 बेस पेयर के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और उन लोगों ने ये भी पता लगाया कि डीएनए ही वो आनुवंशिक पदार्थ होता है जो माँ बाप के लक्षणों को अगली पीढ़ी में पहुँचाने का काम करता है। तो इसलिए डीएनए को ही आनुवंशिक पदार्थ माना गया और इसके द्वारा ही लक्षणों को अगली पीढ़ी में पहुँचाने का काम किया जाता है।